कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके को खास बनाने के लिए वाराणसी में जबरदस्त उत्साह दिखा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वैदिक रीति रिवाज के साथ प्रधानमंत्री की अच्छी सेहत के लिए पूजा पाठ किया। साथ ही गंगा घाट पर लोगों ने खास आरती भी की। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही कल से बीजेपी की ओर से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नामीबिया से 8 चीते हिंदुस्तान के लिए चार्टर्ड फ्लाइट पर सवार हो गए हैं। वो चीते कल सुबह ग्वालियर में लैंड करेंगे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से श्योपुर के क्रूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। दोपहर के करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी उन चीतों को पिंजरे से आजाद करेंगे। 73 साल के बाद हिंदुस्तान में चीतों की वापसी हो रही है, लेकिन चीतों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रोजेक्ट चीता की इजाजत मनमोहन सिंह की सरकार ने दी थी। हैदराबाद मुक्ति दिवस को लेकर तेलंगाना की सियासत में जबरदस्त हलचल है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाइक रैली की और हैदराबाद के भारत में विलय की 75वीं सालगिरह से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की शुरुआत की। कल हैदराबाद में केंद्र सरकार की ओर से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। समारोह के बाद अमित शाह तेलंगाना में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी तनातनी लगातार तेज होती जा रही है। आज बीजेपी ने ना बनना चलो अभियान से हुई हिंसा के विरोध में राज्य भर के थानों का घेराव किया। गौरतलब है कि मंगलवार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के प्रोटेस्ट मार्च के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई थी। इस बीच पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्थ चटर्जी को अलीपुर कोर्ट ने 21 सितंबर तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। विधायक के घर और 5 ठिकानों पर जांच टीम ने दबिश दी। जांच में गैर लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए हैं, साथ ही कैश भी मिला है। ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में की जा रही है। दूसरी ओर शराब घोटाले में ईडी ने बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर और चेन्नई समेत देश भर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस ने दावा किया है कि फायरिंग का मकसद दहशत फैलाना था। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें वारदात का मास्टरमाइंड भी शामिल है। इस बीच बीजेपी ने बेगूसराय कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सुशील मोदी ने कहा कि पुलिस के बयानों में विरोधाभास है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी की मांग को खारिज किया है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम गोवा पहुंची। मर्डर मिस्ट्री की जांच के लिए सीबीआई विसरा के सैंपल से सुराग तलाशेगी। हाई प्रोफाइल मामले में हर पहलू की जांच के लिए टीम में सीएफएसएल एक्सपर्ट भी शामिल है। सीबीआई गोवा के उस होटल में भी जाएगी जहां सोनाली फोगाट ठहरी थी। उधर सीबीआई की एक टीम हरियाणा में सोनाली फोगाट के घर पहुंची और घर वालों के बयान दर्ज किए। गौतम अडानी करीब 12.5 करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर गौतम अडानी ने ये मुकाम हासिल किया है। ये पहली बार है जब कोई एशियाई फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 2 में शामिल हुआ है। गौतम अडानी अब रैंकिंग में केवल एलन मस्क से पीछे हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क करीब 22 लाख करोड़ के नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर है। चौथे नंबर पर जेफ बेजोस हैं। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि समरकंद में एससीओ समिट के दौरान कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को नजरअंदाज किया, और इनमें एक हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ये शक्तिशाली भारत की नई कूटनीति है, जिसके तहत मोदी ने शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता को भी ये बता दिया कि चीन भले ही अपने आप को दुनिया की सुपर पावर मानता हो, लेकिन भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम इस पूरी खबर का विस्तार से आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस समिट की 5 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं, जिनमें इस खबर का पूरा सार छिपा हुआ है। पहली बात, गलवान की हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पहली बार किसी भी मंच पर आमना सामना तो हुआ, लेकिन दोनों नेताओं के बीच किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। भारत और चीन के संबंधों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े मंच पर चीन के राष्ट्रपति के साथ ऐसा ठंडा व्यवहार किया हो। दूसरी बात, एससीओ समिट के दौरान जब मोदी और शी जिनपिंग एक ही कमरे में मौजूद थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा।
प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान शी जिनपिंग को एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि वो चीन को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बताते आए हैं और अब भारत इस मामले में भी चीन को कंपटीशन देगा। तीसरी बात, आज प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी ना तो कोई बात हुई और ना ही कोई मुलाकात हुई, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया। चौथी बात, आज एससीओ समिट से भी ज्यादा बड़ी खबर थी प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई एक लंबी मुलाकात। यह मुलाकात तय समय से ज्यादा देर तक चली और बड़ी बात यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से यह कहा कि यह युग युद्ध का नहीं, और यह एक बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के ठीक सामने बैठकर उनके मुंह पर कही, और पुतिन ने क्या जवाब दिया यह भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पांचवी बात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील की है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का शिकार है और इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मजाक असल में कोई हो नहीं सकता। बड़ी बात यह है कि एससीओ समिट में आज 15 से भी ज्यादा देश शामिल हुए, लेकिन इनमें 2 देशों पर सबका ध्यान था और ये 2 देश थे भारत और चीन। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक ही कमरे या कह लीजिए एक ही हॉल में तो मौजूद थे, लेकिन इस दौरान उनके बीच किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा जब एससीओ के सभी देश समिट से पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए इकट्ठा हुए तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक साथ खड़े हुए थे। देखिए आपकी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों एक साथ खड़े हुए और दोनों नेताओं के बीच एक हाथ का भी फासला नहीं है क्योंकि एक दूसरे के करीब है बहुत, लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं ने हाथ तक नहीं मिलाया, यहां तक कि एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। यानी साथ साथ होते हुए भी आज मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे से काफी दूर दूर रहे। हालांकि इस समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन भारत को अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी करने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता है और चीन इस फैसले में भारत के साथ है। ये एक बहुत बड़ा बयान है क्योंकि अगर चीन भारत की मेजबानी का समर्थन कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्ष 2023 में एससीओ समिट भारत में होगा, भारत की अध्यक्षता में होगा और भारत की अध्यक्षता को चीन अपना समर्थन दे रहा है। और जब भारत में अगले साल अगर यह एससीओ समिट होता है तो फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अगले साल भारत आएंगे। यह और भी बड़ी खबर है क्योंकि गलवान के बाद 2020 में हुई गलवान की हिंसक झड़प से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक पक्की दोस्ती दिखाई देती थी। आपको ये तस्वीरें आज जरूर याद होंगी जब वर्ष 2014 में शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे और दोनों नेताओं को एक झूले पर इस तरह से देखा गया था, पुराने दोस्तों की तरह। इसके बाद 2019 में जब शी जिनपिंग तमिलनाडु आए तब भी दोनों नेताओं के बीच पक्की दोस्ती दिखाई दी थी। ये तस्वीरें आपके साथ हैं, लेकिन गलवान की हिंसक झड़प के बाद ये दोस्ती टूट गई और मोदी ने शी जिनपिंग से पूरी तरह से दूरियां बना ली और वो इससे पहले शी जिनपिंग को हर साल उनके जन्मदिन पर बधाई दिया करते थे, लेकिन तब से लेकर अब तक मोदी ने शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर कभी भी बधाई नहीं दी, इसे बंद कर दिया। और आज एससीओ समिट के बाद भी उन्होंने शी जिनपिंग से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे यह पता चलता है कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बहुत गंभीर है और उसकी नीति स्पष्ट है कि जब तक चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर विराम नहीं लगा देता तब तक भारत उससे बातचीत बिल्कुल नहीं करेगा। इससे पहले हम पाकिस्तान को लेकर यह नीति अपनाते आए हैं, लेकिन अब चीन को लेकर भी हमारा ऐसा ही सख्त रवैया बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ के साथ कैसे दूरियां बनाकर रखी। वैसे आज प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आपस में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा जब सभी नेताओं को एक ग्रुप में रहकर ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवानी थी तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ से पूरी दूरी बनाकर रखी और ग्रुप फोटो के दौरान मोदी और शहबाज शरीफ नेताओं की पंक्ति के अलग अलग छोर पर खड़े हुए थे। एक छोर पर मोदी थे और दूसरे छोर पर शहबाज शरीफ थे, यानी दोनों के बीच सबसे ज्यादा दूरी थी।
इसके अलावा कल रात की एक और तस्वीर में आप टर्की के राष्ट्रपति को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ देख पाएंगे और पूरी दुनिया जानती है कि टर्की और पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी पूरी तरह से चौंका दिया। दरअसल उनके निर्धारित कार्यक्रमों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि वो समिट के बाद टर्की के राष्ट्रपति से मिलेंगे, लेकिन ये हुआ और इस बात ने पाकिस्तान को चौंका दिया, क्योंकि पाकिस्तान टर्की को अपना सबसे पक्का दोस्त समझता है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि एससीओ समिट से पहले कल समरकंद में एससीओ नेताओं के लिए एक खास डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी समरकंद पहुंचे तो इस दौरान उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनका शानदार स्वागत किया, लेकिन इससे पहले जब व्लादिमीर पुतिन उज्बेकिस्तान आए तो उन्हें रिसीव करने के लिए न तो वहां के राष्ट्रपति पहुंचे और न ही वहां के प्रधानमंत्री, यानी पुतिन का बड़ा ठंडा स्वागत हुआ। हम आपको इस समिट का कल से अब तक का अब एक वीडियो विश्लेषण दिखाएंगे। अगर हम एक लाइन में एससीओ समिट का सार आपको बताएं तो वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इतने बड़े मंच पर नजरअंदाज करके पूरी दुनिया के सामने अपनी कूटनीति को स्पष्ट कर दिया है। एससीओ समिट में आज 5 मुद्दों पर बात हुई और ये मुद्दे हैं सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, आतंकवाद, आपसी सहयोग और व्यापारिक क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़े मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने क्या कहा है ये भी देख लीजिए, उसके 5 पॉइंट्स। पहला, यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से जो ऊर्जा का संकट खड़ा हुआ है और इससे दुनिया की जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई है उसमें सुधार के लिए सहयोग बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, कोविड की महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सभी देशों को एक साथ आकर काम करना जरूरी है। तीसरा, भारत दुनिया में छाए अनाज संकट से निपटने के लिए बहुत गंभीर है और मदद भी करेगा। चौथा, आज दुनिया में अच्छा और किफायती इलाज मिलना मुश्किल है और इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सभी देशों को एक दूसरे से सहयोग बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच पर इन मुद्दों को न सिर्फ प्रमुखता से उठाया बल्कि इनका समाधान भी अन्य देशों को बताया है। उन्होंने कहा है कि इस संगठन के शामिल देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार देना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संकट कम किया जा सकता है। आपको याद होगा जब भारत अफगानिस्तान की मदद करना चाहता था तब पाकिस्तान ने उसे अपने देश के रास्ते से जाने नहीं दिया था, लेकिन अब भारत चाहता है कि ऐसी रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और एससीओ के देश चाहें तो भारत उन्हें अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो ये कि भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, और ये बात शायद चीन के राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि फिलहाल चीन अपने आप को दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया में गहराए अनाज संकट को दूर करने का भी उपाय बताया है और ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने अच्छे और किफायती इलाज की समस्या को दूर करने के लिए भी दुनिया को भारत आने का न्योता दिया है, यानी अगर किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वो भारत आए।
उन्होंने कहा कि भारत मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है और अब तो भारत पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल गया है। उन्होंने ये याद दिलाया कि गुजरात में इसी साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का एक उद्घाटन भी किया गया था। आंकड़े भी बताते हैं कि मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत दुनिया का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। वर्ष 2020 में जहां 1,82,000 लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत आए थे, वहीं 2021 में यह तादाद बढ़कर 3 लाख के पार चली गई और 2022 में वेलनेस टूरिज्म के लिए 7.5% जो है बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है। आज इस समिट से भी ज्यादा बड़ी खबर हो गई प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई एक लंबी मुलाकात, और यह मुलाकात तय समय से भी कहीं ज्यादा देर तक चलती रही। बड़ी बात यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से यह कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, जबकि पुतिन ने मोदी से कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, कल आप अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं और लेकिन रशिया में जन्मदिन से पहले बधाई नहीं दी जाती। इस वजह से पुतिन ने एडवांस में मोदी को बधाई नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा कि उन्हें पता है कि कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। I also know that tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity. एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए, और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो आप भी कई बार सोचते होंगे कि जब इतने बड़े बड़े नेता मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बातें क्या करते होंगे और कैसी बातें करते होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जब व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे तो वो क्या बात कर रहे थे। और ये भी एक बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के बारे में याद रहा, क्योंकि कल यानी 17 तारीख को, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें शुभकामनाएं दी और यह भी कहा कि हमारे रशिया में यह परंपरा है कि हम जन्मदिन से पहले किसी को शुभकामनाएं नहीं देते, क्योंकि हमारे यहां इसको ठीक नहीं माना जाता। इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके और पुतिन के बीच कई बार फोन पर बात हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को खाद्य, ईंधन सुरक्षा और फर्टिलाइजर से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रशिया को धन्यवाद भी दिया और यह भी कहा कि पिछले कई दशकों से भारत और रशिया हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। और साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और मैंने इस बारे में आपसे पहले भी फोन पर बात की है। जवाब में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति और आपकी चिंताओं के बारे में जानता हूं, समझता हूं और हम चाहते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर बातचीत से यूक्रेन पर यह आरोप लगाया कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन कह रहा है कि वो जंग के मैदान में अपना मकसद हासिल करेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर उन्हें यह बता रहे हैं कि यह युग युद्ध का युग नहीं है। एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा काम शायद दुनिया के किसी और नेता ने पुतिन के सामने बैठकर यह बात नहीं कही होगी। और पुतिन ने भी उनकी बात का पूरा सम्मान किया और कहा कि मैं समझता हूं कि आपके सरोकार क्या है, आपकी चिंता को मैं समझता हूं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह बहुत गहरी कूटनीति है और इसका विश्लेषण भी होना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे ऐसा क्यों कहा। क्या यह हो सकता है कि ये युद्ध रुकने वाला है, या व्लादिमीर पुतिन ये चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई उनसे इस बारे में बात करे और फिर वो इस युद्ध को रोकने के लिए राजी हो जाए। कुछ भी हो सकता है, इस समय इस पर अटकलें लगाना सही नहीं होगा, लेकिन ये बात जो हुई है ये बहुत बड़ी बात हुई है। मोदी और पुतिन के बीच इस मुलाकात के लिए वैसे 40 मिनट का समय निर्धारित था, लेकिन यह मुलाकात 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मंत्र दिया जिसका नाम है 3D। 3D यानी डायलॉग, डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। अब आपको इस संगठन में भारत की भूमिका के बारे में बताते हैं। एससीओ में भारत को स्थायी सदस्यता वर्ष 2017 में मिली थी। उसी वर्ष 8 और 9 जून को कजाकिस्तान के अस्ताना में यह सम्मेलन हुआ था। 2017 में ही पाकिस्तान को भी संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया था। इससे पहले भारत एससीओ में पर्यवेक्षक देश के तौर पर हिस्सा लेता था और 2005 में कजाकिस्तान के ही अस्ताना में भारत ने पहली बार पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। और उस बैठक में भारत के साथ पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को भी इनवाइट किया गया था। एससीओ में भारत का महत्व बेहद अहम है और इसके तमाम सदस्य देशों में जहां एक तंत्र का शासन है, वहीं भारत में लोकतंत्र है। एक लोकतांत्रिक देश को शामिल करने से एससीओ निरंकुश शासन वाले देशों के संगठन होने के आरोप से बच सकता है। इसके अलावा भारत ने इसके सदस्य देशों में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही चीन और रशिया के अलावा भारत के शामिल हो जाने से यह दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन बन सकता है। इसमें वो पोटेंशियल है। अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में पाकिस्तान ने आज क्या किया। पाकिस्तान का समरकंद में 2 दिनों से बड़ा मजाक बन रहा है। दरअसल पाकिस्तान बड़ा डरा सहमा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं भी भारत से उसका सामना अगर होगा तो आतंकवाद की बात होगी और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर फिर से उंगली उठाएगी। शायद इसी डर में पाकिस्तान ने आज पहले से ही एससीओ के मंच पर आतंकवाद की बात खुद से ही शुरू कर दी। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समरकंद में 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि वो बाढ़ से बर्बाद हो रहा है, तबाह हो गया है, दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान आतंकवाद से त्रस्त है और पूरी दुनिया से आतंकवाद को पाकिस्तान खत्म करना चाहता है। यानी इससे पहले कि आतंकवाद पर उस पाकिस्तान पर कोई उंगली उठाए, पाकिस्तान ने खुद ही ये कह दिया कि वो भी आतंकवाद का ही शिकार है। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया जानते है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कितना बड़ा देश है और उसके प्रधानमंत्री जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद खत्म करने की बात करते हैं तो इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मजाक और क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, वहां की सरकार के पास ना तो आतंकवाद पर बात करने का कोई नैतिक साहस है और ना ही आतंकवाद पर कार्रवाई करने का। और इसकी एक मिसाल समरकंद में दिखाई भी दी, जब भारतीय पत्रकारों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जैश-ए मोहम्मद के सरगना आतंकवादी मसूद अजहर के बारे में सवाल पूछना चाहा तो शहबाज शरीफ ने कैसे सवाल की अनदेखी की, आपको बताते हैं, आप खुद भी देखिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजदूर पर लेंगे क्या आप कार्रवाई करेंगे? नो क्वेश्चंस।
शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? नो क्वेश्चंस। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर कैसे झूठ बोला। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की मक्कारी का एक और उदाहरण समरकंद में ही दिखाई दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ साफ ये कह दिया कि आतंकवादी मसूद अजहर तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। Our resolve to combat terrorism and our resolve to combat extremism is not a result of any international pressures or any international organization. It is our own resolve. It is the desire of the people of Pakistan, of the younger generations of Pakistan, that we must combat this extremist mindset that is holding us back and defeat violent extremism for our own. Delivered on Azhar? We will constantly be looking to combat violent extremism as far as the individual that you are referring to, as far as our information is concerned, is in Afghanistan. अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में पाकिस्तान ने आज क्या किया। पाकिस्तान का समरकंद में 2 दिनों से बड़ा मजाक बन रहा है। दरअसल पाकिस्तान बड़ा डरा सहमा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं भी भारत से उसका सामना अगर होगा तो आतंकवाद की बात होगी और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर फिर से उंगली उठाएगी। शायद इसी डर में पाकिस्तान ने आज पहले से ही एससीओ के मंच पर आतंकवाद की बात खुद से ही शुरू कर दी। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समरकंद में 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि वो बाढ़ से बर्बाद हो रहा है, तबाह हो गया है, दुनिया पाकिस्तान की मदद करे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान आतंकवाद से त्रस्त है और पूरी दुनिया से आतंकवाद को पाकिस्तान खत्म करना चाहता है। यानी इससे पहले कि आतंकवाद पर उस पाकिस्तान पर कोई उंगली उठाए, पाकिस्तान ने खुद ही ये कह दिया कि वो भी आतंकवाद का ही शिकार है। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कितना बड़ा देश है और उसके प्रधानमंत्री जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद खत्म करने की बात करते हैं तो इससे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मजाक और क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं, वहां की सरकार के पास ना तो आतंकवाद पर बात करने का कोई नैतिक साहस है और ना ही आतंकवाद पर कार्रवाई करने का। और इसकी एक मिसाल समरकंद में दिखाई भी दी, जब भारतीय पत्रकारों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकवादी मसूद अजहर के बारे में सवाल पूछना चाहा तो शहबाज शरीफ ने कैसे सवाल की अनदेखी की, आपको बताते हैं, आप खुद भी देखिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? नो क्वेश्चंस। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शरीफ साहब एक छोटा सा सवाल लीजिए। असद मजूर पर लेंगे क्या? आप कार्रवाई करेंगे? नो क्वेश्चंस। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर कैसे झूठ बोला। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की मक्कारी का एक और उदाहरण समरकंद में ही दिखाई दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने साफ साफ ये कह दिया कि आतंकवादी मसूद अजहर तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। Our resolve to combat terrorism and our resolve to combat extremism is not a result of any international pressures or any international organization. It is our own resolve. It is the desire of the people of Pakistan, of the younger generations of Pakistan, that we must combat this extremist mindset that is holding us back and defeat violent extremism for our own. Delivered on Azhar? We will constantly be looking to combat violent extremism as far as the individual that you are referring to, as far as our information is concerned, is in Afghanistan. ये विश्लेषण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम आपको सीधे समरकंद न ले जाएं और वहां पर हमारी संवाददाता गीता मोहन मौजूद हैं और हम सीधे उनसे आपकी बात करवाते हैं क्योंकि वो आपको आंखों देखा हाल बता पाएंगी। गीता, मोदी ने
सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ दोनों को इस बार नजरअंदाज किया। हमने तस्वीरें देखी, बहुत सारे लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि मोदी और शी जिनपिंग जब एक साथ गलवान के बाद पहली बार एक मंच पर आएंगे तो क्या होगा, क्या वो हाथ मिलाएंगे, उनका मैनरिज्म क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, जब फोटो एक साथ खिंचवाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों ही नेताओं को नजरअंदाज किया, उसमें भी बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग से कोई भी बातचीत नहीं हुई। बिल्कुल सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी या नहीं, इस पर जब हम बात कर रहे थे तो मैं यही कह रही थी कि अगर बातचीत होती है तो खबर है, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती है तो ज्यादा बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है चीन को कि ये गोगरा हॉट स्प्रिंग डिसएंगेजमेंट काफी नहीं है। डेप्सैंग डेमचौक में अभी भी आपके फोर्सेस हैं और जब तक वो अपना जगह खाली नहीं करते हैं तब तक बातचीत और बिजनेस एज यूजुअल जिसे कहते हैं वैसा माहौल फिर से नहीं बन सकता है। और ये ना केवल हमारे विदेश मंत्री और हमारे यहाँ के विदेश सचिव जो मेरे पीछे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुधीर मैं बता दूं मैं अभी प्रधानमंत्री के होटल में ही हूँ और अगर आप देखें यहाँ पर भी काफी भीड़ जमी हुई है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे और भारत के लिए रवाना होंगे। तो उनके मीटिंग्स यहाँ खत्म हो गए हैं, लेकिन मैसेज खत्म नहीं हुआ सुधीर। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है चीन को कि जब तक चीनी फोर्सेस LAC में तैनात रहेंगे तब तक कोई बातचीत या कोई फॉरवर्ड मूवमेंट चीन और भारत के बीच नहीं हो सकता। अगर आप विजुअल्स और बॉडी लैंग्वेज देखें, बहुत टेंशन था। शी जिनपिंग के मीटिंग्स रूस के राष्ट्रपति के साथ भी अच्छे नहीं थे और उनके मीटिंग्स यहाँ पर कोई सक्सेसफुल नहीं रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर होना था रूस के बाद वो भारत के साथ ही होना था और इसीलिए शायद चीन ने विथड्रॉ किए अपने फोर्सेस ताकि माहौल बने। लेकिन भारत इस छोटे से कदम को बड़ा बनाकर एक बड़ा इवेंट नहीं बनाना चाहता था। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता था कि ये तो हो गया, लेकिन आप डेप्सैंग और डेमचौक देखें। जी गीता, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले आप बिलावल भुट्टो से बात कर रही थी और मसूद अजहर के बारे में आपने सवाल भी पूछा और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है। मसूद अजहर का जो मामला है ये बहुत बड़ा बनता जा रहा है और पाकिस्तान अब खुद ये कह रहा है कि वो खुद आतंकवाद का विक्टिम है। तो ऐसा लगता है कि मसूद अजहर पर वहां काफी राजनीति हुई है। सुधीर, राजनीति छोड़े, आप डेस्परेशन देखें पाकिस्तान का कि एक बायलैटरल मुद्दा था भारत और पाकिस्तान के बीच मसूद अजहर को लेके, आज वो ट्राइलैटरल इवेंट हो गया है जहां पर पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के करीबी दोस्त जो आज अफगानिस्तान में बैठे हैं, हम तालिबान की बात करें, उन्होंने उंगली उठा दी पाकिस्तान पर और कहा कि पाकिस्तान में है मसूद अजहर और पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में जी रहे हैं मसूद अजहर, अफगानिस्तान में नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जब हमने वही सवाल उठाया, कहा कि उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक मसूद अजहर आज अफगानिस्तान में है। आप सुधीर लेकिन ये सोचें कि क्या माहौल हो गया है, क्या हाल हो गया है पाकिस्तान का कि न केवल वो अपने प्राइज्ड एसेट्स, मसूद अजहर उनके लिए एक एसेट थे, प्राइज एसेट को डिसोन कर रहे हैं बल्कि उनको एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का नाम भी दे दिया है और काफी बदनामी हो रही है मसूद अजहर की, जो एक जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो कहीं ना कहीं डेस्परेशन किस लिए है? FATF से बाहर निकलने के लिए है, FATF के ग्रे लिस्ट से, और काफी कोशिश कर रहे हैं। शायद ये कोशिश यहाँ पर इसलिए भी हुई ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई माहौल ऐसा बनता है जहां पर बाढ़ पर बातचीत हो जाती तो शायद वो अपनी बात आगे रख पाते। लेकिन यहाँ पर FATF और ग्रे लिस्ट सबसे बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान के लिए और इसीलिए पाकिस्तान आज न केवल जैसे आपने कहा शहबाज शरीफ ने आतंकवाद का मुद्दा भारत से पहले अपनी बात में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि लड़ रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो नजर नहीं आ रहा। और शायद FATF की टीम को जो वहां पे जाएगी विजिट करने, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा मसूद अजहर रहेगा, क्योंकि प्रेशर बस भारत से नहीं है, प्रेशर अमेरिका से भी है। जी गीता, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो आज मुलाकात थी ये एक बहुत बड़ी बात है और ये मुलाकात तय समय से ज्यादा लंबी चलती रही और बड़ी अच्छी ये मुलाकात रही है, कहा जा रहा है दोनों देशों के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने बैठकर
उनसे ये कह दिया कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो शायद दुनिया के बड़े बड़े नेता भी उनके सामने बैठकर उनसे ना कह पाए। और उसके बाद पुतिन का जो रिएक्शन था वो भी बहुत, जिसको हम कहेंगे कि बहुत अलग तरह का उनका ये रिएक्शन था। तो इस पूरी मीटिंग को, मोदी और पुतिन की मीटिंग को आप किस तरह से लेती हैं? सुधीर, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि समरकंद में सबसे बड़ा भारत के लिए टेक अवे क्या था, वो यही मुलाकात थी। क्योंकि भारत के लिए चीन से मिलना नहीं मिलना, पाकिस्तान से मिलना नहीं मिलना इतना अहम नहीं था जितना अहम ये मीटिंग था। क्यों? क्योंकि भारत पर बहुत प्रेशर है वेस्ट का, यूरोप का, कि वो अपनी डिपेंडेंसी रूस से थोड़ा कम करे। लेकिन इस मुलाकात ने दिखा दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला भी, जैसे उनके 22 साल के रिश्ते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, तब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी कमान संभाली थी एज हेड ऑफ स्टेट। तो रिश्ते इतने पुराने हैं, न केवल भारत और रूस के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के। तो इसीलिए ये जो जगह है, ये जो स्पेस है जहां पर उन्होंने बोला कि वॉर को खत्म करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ जो जवाब में प्रेसिडेंट पुतिन ने आगे आकर कहा कि ये जरूरी है कि ये जो युद्ध है इसे खत्म होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन, जिम्मेदारी यूक्रेन की है। तो आज अगर सुधीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट यानी कि बाइडेन से मिलते हैं, या कोई भी वेस्टर्न लीडर से मिलते हैं, या यूरोपियन लीडर से मिलते हैं, तो वो कह सकते हैं कि हमने युद्ध को लेकर आपत्ति जताई, और ये किसी और वर्ल्ड लीडर ने पुतिन के आमने सामने बैठकर नहीं किया। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया है सुधीर, हमें लग रहा है काफी यहाँ पे गीता, मैं आपको और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के लिए गए, और इससे पहले की बातचीत शुरू होती, उससे पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कान में ईयरपीस लगाया, क्योंकि ये जो बातचीत है पूरी ट्रांसलेशन के दौरान और ट्रांसलेटर्स के जरिए होती है। और तब शहबाज शरीफ अपने जो वायर्स हैं जो कान में, उसको संभाल रहे थे। यानी आप देखेंगे कि उनका जो ईयरपीस है शहबाज शरीफ का, वो फिक्स नहीं हो रहा था। राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अब बातचीत शुरू होगी, लेकिन शहबाज शरीफ अपने ईयरपीस के साथ ही लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पुतिन इंतजार करते रहे। पहले शहबाज शरीफ ने अपने बाएं कान में इस ईयरपीस को लगाने की कोशिश की, जो नाकाम रही। फिर उन्होंने इसे अपने दाएं कान में लगाया, और दूसरी तरफ सामने बैठे राष्ट्रपति पुतिन हल्के हल्के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ये सब कुछ देखते हुए। और इस वीडियो को लेकर पाकिस्तान वाले खुद भी अपने ही प्रधानमंत्री का काफी मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं, देखिए पूरा वीडियो क्या हुआ उस दौरान। Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? No. अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसकी वजह से दुनिया भर के खेल प्रेमी आजकल बहुत निराश हैं, और वो खबर है मशहूर टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर का संन्यास। फेडरर टेनिस की दुनिया के सबसे शालीन चैंपियन हैं, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ साथ इतने वर्षों तक अपनी उम्र और अपने शरीर की चोटों को भी हराया है। आज भारत के युवाओं को रॉजर फेडरर के जीवन से क्या सीखना चाहिए, हम आपको बताएंगे। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप खिलाड़ी ही हों, आप जीवन में चाहे कुछ भी करते हो, एक फेडरर जैसा खिलाड़ी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो आज आप लाइफ लेसन्स लीजिए फेडरर से। टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें कोई भी खिलाड़ी 20 वर्षों से ज्यादा खेल नहीं पाता, और इस खेल में ज्यादातर खिलाड़ी 35 साल की उम्र तक संन्यास ले ही लेते हैं, क्योंकि उसके बाद शरीर में वो दमखम स्टेमिना बचता ही नहीं है। लेकिन रॉजर फेडरर सबसे अलग थे। वो जब 35 साल के थे तब उनका खेल 20 साल के खिलाड़ी के जैसा था। फेडरर का कहना है कि उन्होंने 24 साल तक टेनिस खेला, लेकिन आज जब वो संन्यास ले रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो 24 साल 24 घंटे के जैसे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि फेडरर ने टेनिस खेलने के लिए स्कूल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था, यानी वो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे।
और उस समय उन्होंने अपने पिता से कहा था कि वो अपने खेल के प्रति 100% समर्पित रहना चाहते हैं और इसलिए वो स्कूल जाकर पढ़ नहीं सकते, यानी उनके और टेनिस के बीच में स्कूल भी नहीं आ सकता। एक और बात, फेडरर की मां खुद एक शानदार टेनिस खिलाड़ी थी, जिसकी वजह से वो इस खेल को बचपन से ही बहुत पसंद करने लगे थे। कुछ और तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, दुर्लभ तस्वीरें। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब स्विट्जरलैंड के बसेल शहर में 12 साल के रॉजर फेडरर एक बॉल बॉय की भूमिका में थे। वर्ष 1992 से 93 के बीच इस शहर में जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट्स हुए, उनमें से ज्यादातर में फेडरर ने एक बॉल बॉय का काम किया, जिसमें वो खेल के मैदान में खेल के दौरान बॉल उठाकर खिलाड़ियों को दिया करते थे। उनके बचपन की एक तस्वीर खास तौर पर आपके लिए निकाली है, जब वो एक बॉल बॉय हुआ करते थे। रॉजर फेडरर दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके आंकड़े ही उनके महानता के बारे में बता देते हैं। उन्होंने 24 साल के अपने करियर में 1500 से ज्यादा मैच खेले, जिनमें 1251 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा वो टेनिस की दुनिया में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो लगातार 317 हफ्तों तक टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे, यानी वर्ल्ड नंबर 1 रहे। इसके अलावा 36 साल की उम्र में जब ज्यादातर खिलाड़ी टेनिस खेलना छोड़ देते हैं, इतनी ताकत, स्टेमिना नहीं बचता शरीर में, तब उस उम्र में उन्होंने 2018 में टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी बनकर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। और सबसे बड़ी बात, रॉजर फेडरर अमेरिका के मशहूर टेनिस खिलाड़ी पीट सैम्प्रास को अपना आदर्श मानते थे। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने आदर्श को ही, यानी पीट सैम्प्रास को ही पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2009 में जब उन्होंने विंबलडन टूर्नामेंट जीता, तब उनके कुल ग्रैंड स्लैम्स की संख्या 15 हो गई, जबकि पीट सैम्प्रास अपने करियर में 14 ग्रैंड स्लैम ही जीत पाए थे। इससे यह सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानते हैं, आप अगर पूरे परिश्रम के साथ, अनुशासन के साथ मेहनत करते जाएं, तो एक दिन अपने आदर्श से भी आगे निकल सकते हैं। हालांकि बाद में 36 वर्ष के नडाल और 35 साल के नोवाक जोकोविच उनसे आगे निकल गए। फिलहाल नडाल के पास 22 ग्रैंड स्लैम है, सबसे ज्यादा, और जोकोविच के पास 21 ग्रैंड स्लैम है। और आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि किसी खिलाड़ी की महानता का असल में पैमाना क्या होता है? क्या कोई खिलाड़ी तब महान होता है जब वो ज्यादा खिताब जीतता है, ज्यादा चैंपियनशिप मैच जीतता है? प्राइज मनी के रूप में 1037 करोड़ रुपए मिले और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 4372 करोड़ रुपए है। हालांकि हम आपसे कुछ और भी कहना चाहते हैं कि आप उनसे सीख क्या सकते हैं, तो जल्दी से आपको बताते हैं फेडरर आपके लिए क्या संदेश छोड़कर गए हैं। सबसे पहला है उम्र, क्योंकि उन्होंने उम्र को कभी भी रुकावट नहीं बनने दिया और इसीलिए 41 साल की उम्र तक खेलते रहे। वर्ष 2018 में जब उन्होंने अपना 20वां ग्रैंड स्लैम जीता, तब उनकी उम्र 36 साल थी और फेडरर चाहते तो उसी समय उस हाई पर संन्यास ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने खेल को कभी भी उम्र के चश्मे से देखा नहीं। दूसरा आप उनसे जो सीख सकते हैं वो है धैर्य। 2007 से 2020 के बीच उन्होंने कई बार उन्हें चोटें लगी और जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता था तो इस दौरान उन्हें छोड़ा और अपने खेल को हमेशा सबसे ज्यादा महत्व दिया। अपने परिश्रम में एक दिन के लिए भी उन्होंने कमी नहीं आने दी और अपने खेल को हमेशा सर्वोपरि रखा। चौथा है शालीनता। खेल के दौरान वो हमेशा विनम्र दिखाई दिए और उनकी शालीनता ने उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को भी न सिर्फ हैरान किया बल्कि उन्हें उनसे छोटा करके भी दिखाया। फेडरर ऐसा नहीं कि फेडरर के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी शालीनता को कभी नहीं छोड़ा। अब इतिहास की बात करते हैं। वर्ष 1916 में आज ही के दिन सुर साम्राज्ञी MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म हुआ था। तमिलनाडु के मदुरई शहर में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी ने सिर्फ 5 साल की उम्र में संगीत की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, मराठी और बांग्ला समेत कई दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी और संगीत और कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मशहूर गायिका किशोरी आमोनकर उन्हें 8वां सुर कहती थी, जो संगीत के 7 सुरों से भी ऊंचा होता है। और आखिर में आपके लिए अमेरिका के मशहूर न्यायविद और लेखक ओलिवर होम्स सीनियर का एक कथन। उन्होंने कहा था,
मनुष्य के चरित्र का सबसे सही परिचय इससे मिलता है कि वो किन बातों पर हंसता है। इसलिए जब आप किसी भी विषय पर हंसते हैं तो सोच के रखिए कि सामने वाला आपको जज करता है।